हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो ये लेक्चर नंबर 2 होगा। एसएससी जेईई के ब्रिक चैप्टर का प्रीवियस ईयर अपन कर रहे थे। तो इससे पहले एक लेक्चर मैंने आज सुबह ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाइए और उसे भी देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और उससे भी पहले अगर आपने ब्रिक चैप्टर के माइंड मैप यानी कि कॉन्सेप्चुअल वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के उसे भी देखिए, आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंट फील होगा। ठीक है, देन आप आकर के इन दोनों वीडियोज़ को देखिए। ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद आपका ये चैप्टर की जो प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, देन अपन नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। तो आज का ये तीसरा वीडियो है। अगर आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखें तो जाइए पहले उसे भी देखिए। हमारी एक कंप्लीट स्टडी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। 90 डे का जो सिविल एसएससी जेईई की अपने पास रिमेनिंग बचे हुए हैं उसको लेकर के अपन चल रहे हैं। आज डे फर्स्ट है। ठीक है, ऐसे करके पर डे मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करता रहूँगा। आपको बस वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। आप ये मत सोचो यार कि आपको मैं लेक्चर फ्री यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसकी कोई कीमत नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे मेरी काफ़ी सारी मेहनत है, मेरे अरमा है ना। तो मुझे भी आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। लेक्चर को शेयर ज़रूर करिए और जैसा भी लगे, आपको ख़राब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा। ठीक है, ताकि मैं आगे आने वाले समय में इसमें जो भी आपके हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकूं, आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, आप ये नहीं जानते यार कि अभी एक लेक्चर को बनाने में कितने घंटे की मेहनत होती है। तो आप इसे बिल्कुल फ्री मत समझें। बस मेरा मोटिव ये है कि जो दोस्त मेरे पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, देख रहे हो यूट्यूब में सारे बड़े बड़े कोचिंग्स ने अपने क्वालिटी जो मटेरियल हो सारे पेड कर रखे हैं। तो जो लोग दोस्त पेड नहीं ले पा रहे हैं उनको एक अच्छा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करने का मेरा मोटिव है कि वो लोग भी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आप लोग को बस सपोर्ट करना है, उन दोस्तों तक वीडियो को पहुँचाना है बस। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं पास कमी रह रही वीडियो में, कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे बताइए, मैं उसे निश्चित ही नेक्स्ट वीडियो में दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ओके, बाकी मैं अपने तरफ से 100% दे रहा हूँ। आपको बस शेयर करना है और वीडियो का फ़ायदा उठाना है और अपनी तैयारी को कंप्लीट एक की ओर लेकर के जाना है। तो चलिए लेक्चर को अब करते हैं शुरू। ओके गाइस, तो जो इस लेक्चर में इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे 2004 से लेकर 2018 तक जो भी आए हुए थे उसको अपन आज करेंगे। इसके पश्चात ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रह गए थे। ओके, तो देखिए, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन देख रहे हो, रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो आपको इसको डायरेक्टली याद रखना है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इसको कई बार अपन उस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा इसका आंसर क्या है। अ ब्रिक मशीनरी कुड फेल ड्यू टू। ठीक है, अ ब्रिक मशीनरी कुड फेल ड्यू टू। अब देखो, ये जो ब्रिक है मशीनरी अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बस यहाँ पास क्वेश्चन आगे इसलिए बता देता हूँ। क्या क्या ऑप्शन है आपके। रप्चर अलोंग अ वर्टिकल जॉइंट इन पुअरली बॉन्डेड वॉल। ठीक है, पहली चीज़ तो समझ में आ गई भाई, अगर वर्टिकल वॉल पुअरली जॉइंटेड होंगे तो बॉल फेल हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर है। सीयरिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, बिल्कुल सही है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट सीयरिंग होती तो वहाँ भी फेल हो जाएगा। क्रशिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग, बिल्कुल सही है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका, एनी ऑफ द एबव। ठीक है, क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग, अगर बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग होती तो भी आपकी जो ब्रिक मशीनरी वो फेल हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी, एनी ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से सारे आपके सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो क्या है पहला आंसर, देखिए आप, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। ठीक है, तो अगर एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा है तो वो ब्रिक को ब्रिटल नहीं करता है। ठीक है, ब्रिटल नहीं करता है। दूसरा आंसर देखिएगा क्या करता है, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प। यस, अगर आपका एल्यूमिना ज़्यादा है तो उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं एट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग मतलब सुखाते समय उसके अंदर वार्प आ जाएगा, मुड़ जाएगा ब्रिक की साइज, या क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा क्या है, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले लीव्स हाई पावर डिपॉजिट ऑफ ब्रिक। नहीं, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना ऑफ द क्ले इम्प्रूव्स इम्परमिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो बिल्कुल सारे गलत हैं। आपका भी नंबर सही है कि भाई देखो, एल्यूमिना अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, आपका ब्रिक में क्रैक्स आ जाएंगे और वार्प हो जाएगा, ब्रिक आपकी मुड़ जाएगी इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। ठीक है, ये तो बात हो गई एक्सेस की। अगर मान लीजिए एल्यूमिना आपका लो है, ठीक है, एल्यूमिना आपने कम डाला हुआ है, तो क्या करेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि प्लास्टिसिटी कम हो जाती है सॉइल के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो मेन काम होता है एल्यूमिना को प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट करना होता है ब्रिक्स के अंदर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। देखो, रेड कलर किसके कारण आता है, आयरन ऑक्साइड के कारण, आप लोग जानते हो। येलो कलर किसके कारण आता है, मैग्नीशियम के कारण, सिल्क के कारण स्ट्रेंथ मिलती है, सेज मिलती है ना, हार्डनेस आती है। लाइम क्या करता है, लाइम फ्लक्स काम करता है। ठीक है, फ्लक्स मतलब बांधने का काम करता है, सिलिका को आपस में बांध कर एक स्टेबल शेप देने का काम करता है लाइम। ठीक है, और इसके बाद जो आपको मैग्नीशिया है, ठीक है, मैग्नीज ये क्या करता है, ये इसका जो मेन काम है येलो कलर। ठीक है, येलो कलर जो आपकी ब्रिक में होता है वो मैग्नीशिया के कारण होता है, सिल्क के कारण स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस। आयरन ऑक्साइड के कारण आपका रेड कलर हो गया, और लाइम आपका करता है फ्लक्स की तरह काम। ठीक है, आगे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक, इनमें से कौन सा बेस्ट है किसके ब्रिक को बनाने के लिए। देखो तो सिल्टेड सॉइल, ठीक है, दूसरा क्या है वेदर्ड क्ले सॉइल, और नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा आपका वेदर्ड क्ले। वेदर्ड क्ले मतलब क्या होता है आपने बताया था, मैंने बताया था कि भाई जब भी अपन ब्रिक के लिए अर्थ तैयार करते हैं, मतलब मिट्टी तैयार करते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं कि ऊपर के लिए सॉइल को हटा देते हैं, क्योंकि उसमें घास फूस पत्तियाँ होती हैं, तो उनको अपन हटा देते हैं। फिर इसके मतलब 200 mm तक हटा देते हैं, ठीक है, 200 mm तक हटा देते हैं। इसके नीचे फिर क्या होता है कि जो आपकी सॉइल होती है वो वेदर नहीं होती, क्योंकि वो मौसम से छुपी रहती है, तो उसको क्या करके कुछ समय के लिए, एक आध सीजन के लिए खुले में छोड़ देते हैं, ताकि उसके अंदर पूरी तरह से वो वेदर्ड हो जाए, जिससे उसमें जो लम्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें अलग अलग टूट करके अलग अलग हो जाएं, ठीक है, और जो भी मतलब उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ऑलरेडी मिक्स हो जाएं, ठीक है, या कि अपन उसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको वेदर्ड में छोड़ने का मतलब ये है कि जो लम्स वगैरह हैं वो सारे इसके अच्छी तरह से मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या बोल सकते हैं उसको, उसके जो पार्टिकल्स वो अच्छी तरह से अलग अलग हो जाएं, जिससे हम लोग जब भी उसमें इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें तो वो पूरी तरह से मिक्सअप हो पाए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका वेदर्ड क्ले, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले मिक्स करते समय वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ ब्रिक इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज। तो अगर अपन जैसे वाटर मिक्सिंग के टाइम पर वाटर और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं नीडिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं अपन नीडिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं नीडिंग। इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं अपन ब्लेंडिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं अपन ब्लेंडिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं ब्लेंडिंग। टेम्परिंग क्या होता है, टेम्परिंग ये होता है कि भाई पानी मिलाने के बाद आप उसका मिट्टी तैयार करते हो, ठीक है, गूंथते हो, गूंथना हिंदी में बोलेंगे इसको गूंथना, ठीक है, जैसे आटा गूंथते हैं पानी डालने के बाद, वैसे मिट्टी को गूंथा जाता है। दो तरह से करते हैं बेसिकली अपन, ठीक है, तो अपने सुंदर सुंदर पैरों से कर सकते हो, या दूसरी चीज़ अपन आप पग मिल से कर सकते हो, ठीक है, किससे, एक पग मिल से। पग मिल में आप पानी मिट्टी सब डालते हो और वहाँ से आपको गूंथा हुआ मिट्टी मिल जाती है, ठीक है, ब्रिक अर्थ आपको मिल जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन पगिंग, ठीक है, इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं अपन पग मिल के अंदर अगर मिट्टी गूंथे तो उसको बोलते हैं पगिंग, और इसी ऑप्शन आपको ये बता रहा है पगिंग यही चीज़ होती है, ठीक है। आपको जब मिट्टी गूंथी हुई मिल गई है तो उसको फिर आप डिजायर्ड शेप में मोल्ड के अंदर भर करके उसको डिजायर्ड शेप दे देते हो अपने अनुसार, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड बना रहे हो तो 19x9 के शेप में आप ब्रिक को ढाल देते हो, ठीक है, ये कहलाती है आपकी मोल्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका नीडिंग, ठीक है। इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं अपन ब्लेंडिंग, ठीक है, ब्लेंडिंग में भी अपन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं और वाटर ऐड करते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले। अगर क्ले के अंदर, ठीक है, अगर क्ले के अंदर आपका सिलिका अधिक है, ठीक है, सिलिका आपका अधिक है, तो उस केस में क्या होगा, तो मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, ठीक है, मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प एंड ड्राइंग। नहीं, ये जो क्रैक एंड वार्प वाले तो एल्यूमिना के एक्सेस कारण, अभी अपन पढ़ा ना एल्यूमिना ज़्यादा हो तो ये केस होगा। पहला क्या आपका मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, ब्रिटल एंड वीक। ब्रिटल बन जाता है आपका ब्रिक और वीक बन जाता है, कमजोर हो जाता है। क्योंकि देखो सिलिका मतलब क्या होता है सैंड, अगर आप सैंड बहुत ज़्यादा डालोगे तो सैंड क्या होता है कोहेजनलेस सॉइल होती है, तो सैंड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कोहेजन कम हो जाएगा, कोहेजन कम हो गया मतलब ब्रिटल हो गई, आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे चूरे चूरे हो जाएगा, है ना। तो इस केस में इसका आंसर ये वाला होगा, अगर एक्सेस आप सिलिका ज़्यादा कर देते हो तो आपका ब्रिटल बन जाता है और कमजोर हो जाता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं अपन 32। द टर्म फ्रॉग मीन्स, टर्म जो आपकी फ्रॉग है, फ्रॉग का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा एन एपरेटस टू लिफ्ट द स्टोन, बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। अ डिप्रेशन ऑन अ फेस ऑफ ब्रिक, बिल्कुल सही आंसर। डिप्रेशन मतलब होता है कि किसी प्रकार की हानि पहुंचा दी जाए उसके फेस में, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर ये होता है। ब्रिक में आप यहाँ पास देखते हो एक ऐसे अपन इसमें थोड़ा सा पार्ट हटा देते हैं मिट्टी खोद के, इसकी साइज कितनी 10x4 गहराई 1 से लेके 2 सेंटीमीटर तक होती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं फ्रॉग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन फ्रॉग, क्लियर। अच्छा, इसका काम क्या होता है, काम इसका बेसिकली क्या होता है, की जॉइंट के रूप में काम करता है इन द केस ऑफ शेयरिंग, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका टू राइट द मैन्युफैक्चरर नेम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डिप्रेशन ऑफ फेस ऑफ ब्रिक, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। 33 पे चलते हैं अपन। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक शुड बी, ठीक है, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेकंड क्लास ब्रिक की कितनी होती है। देखिए सेकंड क्लास ब्रिक की बात कर रहा है, फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितनी होती है 100 यहाँ पास अप्रॉक्स आंसर 100 लगाते अगर फर्स्ट क्लास होती तो, लेकिन यहाँ पास क्या पूछा सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास का आंसर कितना होगा आपका 70 kg/cm²। अगर इसको न्यूटन पर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 7 Nm/mm²। डायरेक्टली याद रखना है जब भी आपको केजी से सेंटीमीटर² से चेंज करना हो न्यूटन पर mm पे तो 10 का डिवाइड कर देना है, ठीक है। आप इसको कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हो, मैंने पिछले लेक्चर में इसको बताया भी हुआ है। अच्छा, अब क्या बताती है, आ पग मिल इज यूज्ड फॉर, ठीक है, आ पग मिल इज यूज्ड, पग मिल क्यों करता है, अभी अपन ने पढ़ा किसके लिए, टेम्परिंग के लिए, ठीक है, टेम्परिंग ऑफ ब्रिक अर्थ, ठीक है, टेम्परिंग ऑफ, टेम्परिंग मतलब गूंथना, ब्रिक को गूंथने के लिए करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं पगिंग बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं अपन पगिंग। अभी पिछले पढ़ा, अगले लेक्चर में चलते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
अगला है आपका द डिफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाई फॉलिंग ऑफ रेन, ठीक है, वाटर ऑन हॉट सरफेस ऑफ ब्रिक इज नोन एज। जब भी आपकी ब्रिक हॉट हो, मतलब गर्म हो एकदम, ठीक है, एकदम गर्म हो और इसके ऊपर आपकी रेन बारिश हो जाए, रेन मतलब वर्षा का पानी पड़ जाए, तो एक डिफेक्ट आ जाता है ब्रिक के अंदर, ब्रिक की जो शेप साइज मुड़ जाती है, डिफेक्ट हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन चप्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपन चप्स बोलते हैं, ठीक है, चप्स बोलते हैं। ओके, ब्लोटिंग क्या होती है, ब्लोटिंग मैंने बताया था इससे जस्ट पहले कि भाई अगर आपकी ब्रिक अर्थ में कार्बोनेसियस मैटर या सल्फर मैटर प्रेजेंट है तो उसके कारण एक स्पंजी मास आ जाता है ब्रिक के अंदर, जिससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इस डिफेक्ट को बोलते हैं अपन ब्लोटिंग, ठीक है। लेमिनेशन क्या होता है आपका, देखो लेमिनेशन क्या होता है, लेमिनेशन ये होता है भाई आपकी जो ब्रिक अर्थ है उसके अंदर उसके जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स के अंदर आपकी अगर एयर भर गई है तो उसकी लेयर पर एक थिन लेमिना प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, ब्रिक की सरफेस पर एक थिन लेमिना प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन लेमिनेशन, इसके कारण उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है, ये समझ में आ गई। सी नंबर क्या होता है आपका क्रैक्स। क्रैक्स बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने सिलिका की मात्रा ज़्यादा कर दी है, ठीक है, सिलिका ज़्यादा कर दिया है तो सूखते टाइम, या कि एलुमिना ज़्यादा है, ठीक है, माफ़ कीजिए एलुमिना ज़्यादा है, ठीक है, एलुमिना ज़्यादा है, ठीक है, एलुमिना आपने अगर एक्सेस कर दिया है तो सूखते टाइम उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं अपन क्रैक्स। ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट है, ठीक है, ड्यू टू किसके कारण आता है, एलुमिना के कारण, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स इज सुटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक मशीनरी, इनमें से कौन सी है जो हाई क्लास ब्रिक मशीनरी के लिए, ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा आपका सी नंबर, मॉड्यूलर ब्रिक, ठीक है। मॉड्यूलर ब्रिक इसकी साइज कितनी होती है, 19x9x9 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड मॉडल ब्रिक की साइज होती है। अब ये बुल नोज ब्रिक क्या होती है, देखो बुल नोज ब्रिक क्या होती है, ये बेसिकली मशीनरी वर्क में यूज करने जाने वाली ब्रिक्स हैं, इसमें सीधी ब्रिक होती हैं, इसके इस नोज को ऐसे मोड़ दिया जाता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया जाता है, नोज मतलब इसके एक कोने को ऐसे करके मोड़ दिया जाता है, इसको बोलते हैं अपन बुल नोज ब्रिक, ठीक है। ये भी दो प्रकार की होती हैं, वन साइडेड बुल नोज, टू साइडेड बुल नोज, ठीक है। तो अगर इसके एक कोने को मोड़ा गया है, ठीक है, देखो चूंकि ब्रिक ऐसी होती है ना आपकी ऐसी, तो अगर इसके एक कोने को मोड़ा गया है, ठीक है, एक कोने को मतलब ऐसे करके ऐसे बस मोड़ा गया है तो इसको क्या बोलते हैं, बुल नोज, ठीक है, और वन साइड बुल नोज। अगर दोनों साइड मोड़ करके ऐसे मोड़ दिया गया है दोनों साइड वालों को तो इसको बोलते हैं टू साइडेड बुल नोज, ठीक है। जंप ब्रिक क्या होती है, देखो जंप ब्रिक को अपन ओवरबर्न्ड ब्रिक भी बोलते हैं या झामा ब्रिक भी बोलते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पकी हुई ब्रिक, इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ओवर बर्न्ट ब्रिक भी बोलते हैं, इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 MPa तक होती है, ठीक है, और इनकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी लेस देन 5% होती है, लेस देन 5%, ठीक है। तो इनका यूज बेसिकली वही फुटिंग वगैरह वर्क में करते हैं, इसको अपन मशीनरी में यूज नहीं करते हैं। अंडर बर्न ब्रिक क्या होती है, अध पकी हुई ब्रिक, है ना, जो कि मतलब पूरी तरह से पकी हुई नहीं होती है, इनके अंदर काले काले धब्बे पाए जाते हैं, इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मॉड्यूलर ब्रिक। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट्स यूज, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी अपन ब्रिक मशीनरी करते हैं तो पहले ब्रिक को क्या करते हैं, पानी के अंदर डुबाया जाता है ताकि वो कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, इसका कारण क्या है ये बेसिकली पूछना चाहता है, इसका रीजन क्या है। तो आंसर देखते हैं आपका, फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोटार बाई ब्रिक, बिल्कुल सही आंसर है भाई। देखो जब भी आप अगर ब्रिक को डायरेक्टली यूज़ करोगे तो ब्रिक में क्या होता है, एकदम ड्राई रहता है, तो जब भी आप इसमें मोटार लगाओगे तो मोटार के अंदर जो प्रेजेंट वाटर है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो होगा क्या कि मोटार के अंदर पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएंगी, और अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो, क्योंकि पानी तो खींच लिया ब्रिक ने तो पानी कमी पड़ गई तो फिर केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगी, केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो जो मोटार है आपका पूरी तरह से स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा और आपका जो मोटार की स्ट्रेंथ कम रह जाएगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू ब्रिक। इसलिए अपन क्या करते हैं कि भाई पहले से आप ब्रिक को पानी में डाल के रखो तो फिर पानी इसका एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ब्रिक जो मोटार का पानी वो बच जाएगा, जिससे वो पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करेगा ताकि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बरकरार रह सके, ठीक है। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। आप अभी अपन सीमेंट के अंदर पढ़ेंगे कि जो सीमेंट में जब आप पानी मिलाते हो तो कई सारी रिएक्शन होती है, C3H C2S, है ना, C4A, सारी चीज़ें बनती हैं और ये डिपेंड करता है कि उसमें पानी की अवेलेबिलिटी कब तक है, ठीक है जी। तो इसमें काफ़ी टाइम तक ये रिएक्शन चलती रहती है। तो अपन पढ़ेंगे इसको सीमेंट चैप्टर के अंदर और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, इसका आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या है आपका, ओके आगे चलते हैं, लेक्चर क्वेश्चन नंबर क्या आते हैं 39 पे, ठीक है। इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक, ठीक है, इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले बाई वेट शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बाई वेट आपका जो टोटल ब्रिक में सिल्ट और क्ले का जो कंटेंट है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, तो आपके 50% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है, 50% से आपका कम नहीं होना चाहिए। आंसर आपका इसका सही है 50%, ओके। चलिए
सही है। तो इसका कैंसर हो गया आप क्या 50%, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई सिल्ट और क्ले का जो परसेंटेज है बाई वेट वो 50% होना चाहिए किसी ब्रिक के अर्थ के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बार आप फिर से परसेंटेज का टेबल देख लीजिए, काफ़ी बार इसको मैंने दिखा चुका है। देखो सिल्ट जो आपका कितने परसेंट, 50 से 60%। ये देखो सिल्का जो बना होता है बेसिकली किससे, सिल्ट और क्ले से, और इसका रेशियो कितना होता है 50 से 60%। इसलिए हम लोग बोलते हैं भाई कि आपका जो सिल्ट और क्ले का रेशियो बाई वेट 50-60% होना चाहिए। एल्यूमिना 20 से 30%, लाइम ग्रेटर देन 5%, फेरिक ऑक्साइड 5 से 6, मैग्नीशिया लेस देन 1 और CO2 SO3 H2O भी सम परसेंटेज के अंदर होने चाहिए। आगे चलते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड टू रजिस्ट। रिफ्रैक्टरी ब्रिक, देखो रिफ्रैक्टरी ब्रिक का मतलब क्या होता है, फैक्ट्रीज में यूज होने वाली रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ठीक है। अब देखो फैक्ट्रीज के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी जगह हम यूज़ किए जाएंगे तो ऐसे ब्रिक यूज़ करेंगे जो टेम्परेचर को रजिस्ट कर सके, सह सके। तो कब यूज़ किया जाता है, हाई टेम्परेचर ब्रिक्स, ठीक है, हाई टेम्परेचर ब्रिक्स, ठीक है। तो एक कौन सी ब्रिक हो गई आपकी, हाई टेम्परेचर ब्रिक्स हो गई, ठीक है। ओके, समझ में आ गई बात ना। कहाँ यूज़ की जाती है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज टू रजिस्ट क्या, हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है भाई। ओके, ये अच्छा, ये कितने डिग्री तक टेम्परेचर रजिस्ट कर सकती हैं ये बता दो। चलो ये टेम्परेचर ये 1200 डिग्री तक रजिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। 1200 डिग्री तक इनमें नहीं होता। अगर नाप ले तो उसके अंदर जो सिलिका होता है वो मेल्ट होने लग जाता है, ठीक है, सिलिका मेल्ट होने लग जाता है, ठीक है। इसलिए अपन कौन सा हाई रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज करते हैं हाई टेम्परेचर के केस में, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन आ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ, ठीक है। तो सिलिका का परसेंटेज पूछ रहा है आपका गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ में। कई बार क्वेश्चन बता चुका हूँ, 50-60%। आगे चलेंगे, ज़्यादा टाइम इस पे अंदर अपन अब नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अगला क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्केलीज इन द ब्रिक्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट, अच्छा एल्केलीज अगर प्रेजेंट है तो कौन सा डिफेक्ट आएगा ब्रिक के अंदर, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्केलीज, जैसे एल्केली में क्या हो सकता है आपका K2O हो गया, Na2 हो गया, ठीक है। इनके प्रेजेंस के कारण कौन सा डिफेक्ट आ जाता है आपका एफ्लोरेंसेस, ठीक है। क्या आ जाता है आपका एफ्लोरेंस, ठीक है। एफ्लोरेंस क्या होता है बेसिकली, देखो एफ्लुएंस बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एल्कली है ना, एल्कली प्रेजेंट है। अब ये क्या होगा कि जब भी ये एटमॉस्फेयर ये मॉइस्चर के कंटेंट में आएगा, ठीक है, जब ये मॉइस्चर कंटेंट में आएगा तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है। किस कैसे कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टलीकरण हो जाता है, इसका क्रिस्टलाइज हो जाता है। और आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ये ब्रिक के सरफेस पर एक वाइट पैच के रूप में दिखाई देने लग जाता है, ठीक है, वाइट पैच के रूप में दिखाई देने लग जाता है, जो कि बहुत ही गंदा लुक देता है, ठीक है, बहुत ही गंदा लुक देता है। इसी डिफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, एफ्लोरेंस, ठीक है। और इसको भी अपन चेक किया करते हैं किसके अंदर, एक डिस्क के अंदर 180x180 और बाई 40 mm का डिस्क होता है, जिसके अंदर पानी भर करके अपन इसको चेक करते हैं, ठीक है, वाइट पैचेज में। ओके, और ब्लोटिंग तो मैंने समझा दिया, ब्लोटिंग क्या होती है आपकी, ब्लोटिंग मैंने आपको समझा दिया, कार्बोनेसिस सल्फर मेटल कारण, क्रैक समझा दिया, एल्यूमिना हाई एल्यूमिना कंटेंट कारण। ब्लैक कोर किस कारण होता है, ब्लैक कोर आता है आपका बिटुमिन मटेरियल प्रेजेंट होने के कारण। अगर आपकी ब्रिक अर्थ में बिटुमिन मटेरियल ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसके कारण आपकी जो काले दाग धब्बे पड़ जाते हैं ब्रिक में, उसको बोलते हैं अपन ब्लैक कोर, ठीक है। तो ये सारे आपके डिफेक्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द एक्चुअल साइज mm के अंदर स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक। देखो अब कई सारे यूनिट बदल ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा रहा है, ठीक है। 190 190 इसको तो आप रट्टा ही मार लो, सीरीज बात। आगे चलेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज्ड, किस प्रोसेस में यूज करते हैं, तो सीधा बताएंगे पग मिल किस में करते हैं भाई, बर्निंग में नहीं करते हैं, मोल्डिंग में नहीं करते हैं, ड्राइंग में नहीं करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्ले में करते हैं क्या, बिल्कुल सही बात करते हैं ना। प्रोसेस क्या बोलते हैं अपन, पगिंग, ठीक है, मिट्टी पानी डाल के, याद करो, ठीक है, याद करो उस जमाने की बात, याद है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्राइंग ऑफ ब्रिक समझ में आ गई, मोल्डिंग, ओके। आगे चलते हैं। अगला क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड अ फ्रॉग इन द ब्रिक। ब्रिक में फ्रॉग प्रोवाइड करने का मेन कारण क्या है बताओ आप, ठीक है। प्रिंट, मैन्युफैक्चरर नेम, देखो ये मेन कारण नहीं है, अभी मतलब वहाँ पे रहती जगह इसलिए अपन लिख देते हैं, तो मेन कारण ये नहीं है। फ्रॉम की जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोटार, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। मोटार और ब्रिक के बीच एक की जॉइंट बनाने के लिए ये बनाया जाता है आपका, ठीक है। तो आंसर अब इसका क्या हो गया, बी नंबर हो गया, ठीक है। तो याद रखना, कोई पूछे तो क्या बताना भाई, की जॉइंट बनाने के लिए मोटार और ब्रिक के बीच में अपन फ्रॉग प्रोवाइड कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइड। देखिए आइडियल वेयर हाउस में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, तो वेयर हाउस का पहले मतलब समझ लो। वेयर हाउस मतलब होता है आपका स्टोर रूम समझ लो, जहाँ आपका सामान वगैरह रखा है, गोदाम बोलते हैं इसको, गोदाम, ठीक है, गोदाम वेयर हाउस, ठीक है। तो अब आइडियल वेयर हाउस के अंदर क्या चाहते हो आपके भाई, सबसे पहले तो वाटर प्रूफ मशीनरी वाला होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पानी नहीं घुसना चाहिए ताकि आपका सामान बर्बाद ना हो।
ठीक है। इसके बाद वाटर प्रूफ रूफ, तो बिल्कुल सही भाई, छत तो वाटर प्रूफ होनी ही चाहिए, पानी अंदर थोड़ी डालना है। इसके बाद फ्यू विंडोज विच रिमेन जनरली क्लोज, ठीक है, कुछ विंडो होनी चाहिए जो कि पूरी तरह से क्लोज होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना भाई, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर हवा का सर्कुलेशन ना हो, क्योंकि जो मटेरियल आपने रखा है वो मतलब खराब ना होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। आगे बात समझ में, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। नॉमिनल साइज पूछ रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, मैंने बोला था नॉमिनल साइज, जहां पूछे कि क्या लगाना है आपको, 200 × 100 × C। मॉड्यूलर साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक पूछे तो 19 × 19 × 19 × 9 × 9। अगर आपके नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक पूछे तो आपको ये मारना है, ठीक है, याद रखना नॉमिनल और स्टैंडर्ड में। तो नॉमिनल क्या होता है, 200 × 100 × 100। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक वॉल, ठीक है। तो जानते हो आप 1 मीटर क्यूब ब्रिक वॉल के लिए कितने, 500 ब्रिक्स, ठीक है। तो 5 के लिए 5 5 जा 2500, सिंपल सा आंसर है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा आपका 500, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका, द वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज में बताना है, फॉर बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है, शुड नॉट बी मोर देन। तो यहाँ पास किसकी बात की जा रही है, बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक की बात की जा रही है। उस केस में जो वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आपका कितना है यहाँ पास 15%, ठीक है। इसका आंसर कितना आपका 15%, ओके। देखो दोस्तों, चाहे ब्रिक आपकी कोई भी हो, एक मतलब जो उसमें अपन वाटर एब्जॉर्प्शन लेते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है तो 20% ही होती है, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपको क्या दिख रहा है, 15%, क्योंकि 20 से ज़्यादा अपन 25 तो ले नहीं सकते, 5 बहुत ही ज़्यादा कम है, तो अपन इसलिए 15% के यहाँ पास टिक मार रहे हैं। अगर ये ऐसा ही केस होता और आपका 20% आंसर होता तो फिर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 20 होता, फिर आप उसको 20 पे टिक मार के आ गए होते, ठीक है, और आपका 100% सही हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल 1.5 ब्रिक वॉल मेड अप स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक, ठीक है। एक मिनट में इसके ऑब्जेक्टिव देखता हूँ। देखो ये क्वेश्चन साथ सीधा सा है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल मेड ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। एक ब्रिक वॉल और एक आधी ब्रिक वॉल, ऐसे इसकी दीवार की थिकनेस को क्या बोलेंगे बताओ। तो 20 की ये हो गई और 10 की ये हो गई, तो टोटल कितने हो गए आपकी 30 सेंटीमीटर वॉल, ठीक है। तो आंसर इसका 30 है। आंसर भी इसके ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ 10 20 30 40, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया इसका 30। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ। क्या भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताओ एल्यूमिना की, मेंटेन प्लास्टिसिटी, पहला आंसर बिल्कुल सही बात है भाई। प्लास्टिसिटी सिर्फ एल्यूमिना की वजह से होती है, और प्लास्टिसिटी क्या है कि अपन उसको रिकॉर्डिंग शेप में ढाल सकते हैं, ऐसी क्वालिटी मटेरियल की जिसको अपन रिकॉर्डिंग शेप के अंदर ढाल सकते हैं, उस क्वालिटी को बोलते हैं अपन क्या, प्लास्टिसिटी। और ये किसी कारण आती है, एल्यूमिना कारण आती है। एल्यूमिना परसेंटेज कितना 20 से लेकर के 30% तक है। अगर आप ज़्यादा मिला दोगे एल्यूमिना तो क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और डीके हो जाएगा मटेरियल, उसकी शेप साइज बिगड़ जाएगी, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। ओके आगे चलते हैं अपन। अच्छा यहाँ पे देख ही लो, आप लिखा हुआ है एल्यूमिना 20 से 30% तक इम्पार्ट प्लास्टिक क्वांटिटी सो दैट ब्रिक कैन बी मोल्डेड, ठीक है, जिसके कारण अपन ब्रिक को मोल्ड कर पाते हैं। हाई एल्यूमिना मेक्स ब्रिक रिफ्रैक्टरी, ठीक है। हाई एल्यूमिना जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक इसी से बनाई जाती है, मतलब हाई एल्यूमिना अगर अपन मिला देते हैं तो उसके कारण कौन सी ब्रिक बनाते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक, है ना। एल्यूमिना कंटेंट बढ़ाते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक में। अगर आप ज़्यादा मिलाते हो तो क्या होगा, कॉज एंड क्रैक ऑन ड्राइंग एंड बिकम्स टू हार्ड व्हेन बर्न्ड, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर आप उसको बर्न करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं अपन। देखो व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ 2 ब्रिक्स वॉल मेड अप टू स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। 2 ब्रिक वॉल, एक ब्रिक ये रखो, एक ब्रिक ये रखो। अब बताओ 20 की ये है, 20 की ये है, टोटल कितनी वॉल होगी, 40 की हुई। तो आंसर क्या होगा इसका 40, ठीक है, बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा इसके बाद क्या आती है आपके, एक्सपेक्टेड आउटटर्न क्यूबिक मीटर ऑफ रिइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क पर मैसन पर डे। तो पर मैसन के हिसाब से जो ब्रिक वर्क है वो 1 मीटर क्यूब लेते हैं अपन कि एक आदमी जो है 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क पर डे कर सकता है, ठीक है। एक मैसन मतलब राज, मैसन मतलब क्या होता है, राज। अगला, ठीक है 54 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन रबल मशीनरी। अब देखो यार ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ना, क्योंकि ये मशीनरी के अंदर आता है, बट चलो आगे तो बता देता हूँ क्वेश्चन इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन रबल मशीनरी। देखो इस मशीनरी आपकी 2 प्रकार की होती है, ठीक है, एस्लार मशीनरी और रबल मशीनरी। अभी क्या होती है अपन पढ़ेंगे मशीनरी वाले चैप्टर में। यहाँ पे फिलहाल आप समझ लीजिए कि आपको हार्ड स्टोन यूज करना है जब भी ये क्वेश्चन आए, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर। आगे इसको स्किप करते हैं। व्हाट इज़ द थिकनेस इंच के अंदर
ऑफ वन ब्रिक वॉल मेड ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक के अंदर जो आप अगर वन ब्रिक वॉल की दीवार बनाते हो तो उसकी थिकनेस कितनी होगी? तो ट्रेडिशनल ब्रिक की साइज़ बताओ। 9, 4.5 और 3 इंच ठीक है, ये सब इंच है। तो एक ब्रिक वॉल का मतलब कितने इंच होगी? 9 इंच। तो आंसर इसका ए नंबर, ठीक है, याद रखना है। सेंटीमीटर के अंदर अगर पूछ ले भाई ट्रेडिशनल ब्रिक की साइज़ तो क्या होगी? 23 सेंटीमीटर, 11.4 और 6, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एफ्लोरेंसेस, ठीक है, एफ्लोरेंस इन ब्रिक कॉज ड्यू टू, किसके कारण आता है भाई एफ्लोरेंस? बताओ। हाई कंटेंट ऑफ सिल्क, गलत है। एक्सिस बर्निंग नहीं है। हाई पोरोसिटी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट इन पेरेंट क्ले, पेरेंट क्ले में अगर सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट, जैसे Na2 हो गया, K2O हो गया, ठीक है, इनके ये प्रेजेंट है, इसके कारण क्या आ जाता है आपके वाइट पैचेज आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है आपका, देखो होता क्या एक्चुअली कि ये जो वाइट पैचेज क्यों आते हैं, क्योंकि जब भी ये आपकी ये जो है Na2O K2O ये हवा के संपर्क में नहीं कि सॉरी मॉइस्चर के संपर्क में आते हैं, तो इनका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद यह उसकी सरफेस पर वाइट पैचेज के साथ आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं अपन एफ्लोरेंस, ठीक है। काफ़ी ख़राब लुक देते हैं एक्चुअली में। ओके, अगला क्या है आपका हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी वर्क। तो इसका आंसर सीधा सबको पता है भाई, बच्चा जानता है, 500। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन ब्रिक। तो सिंपल सी बात है, इसका क्या होगा? आयरन ऑक्साइड। लाइम किसके लिए जिम्मेदार है? तो लाइम जो है आपका फ्लक्स के रूप में काम करता है, बांधने का काम करता है सिलिका को। सिलिका स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए। मैग्नीशिया येलो कलर के लिए, ठीक है, येलो कलर के लिए। ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या 59, टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ठीक है। टेम्परिंग किसके अंदर यूज की जाती है? तो आप लोग जानते हो टेम्परिंग अपन ब्रिक्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, पढ़ा है। गूंथना किसके अंदर यूज करते हैं? ब्रिक्स के अंदर, सिंपल सा है। और ये बिटमिन तो आपका बिटमिन एक प्रकार का मटेरियल जानते हो आप लोग, सीमेंट भी एक प्रकार का मटेरियल ही है, पेंट भी मटेरियल है, तो किसके अंदर यूज करते हैं अपन? ब्रिक्स के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि भाई सॉरी एक और होगा, टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। टेम्परिंग जो है एक प्रोसेस है किसके अंदर? अच्छा सेम सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्रिक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, देखो जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस एक बार समझ लीजिए। जब भी अपन ब्रिक को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? अनसॉइलिंग करते हैं। ये अनसॉइलिंग करते हैं अपन 200 mm तक। कारण क्या है इसका? क्योंकि जो इसके ऊपर घास फूस पत्तियाँ होती हैं वो हमारे काम की नहीं होती हैं, काफ़ी अशुद्धियाँ रहती हैं इस ऊपर वाली सॉइल में, इसलिए 200 mm तक हटा देते हैं। फिर मिट्टी की खुदाई करते हैं, कहाँ से? 200 से लेकर के 1.2 मीटर तक, ठीक है। फिर करते हैं क्लीनिंग, मतलब जो भी और खराबियाँ हैं उसको हटा दो। इसके बाद कर देते हैं वेदरिंग, 5 से 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए वेदर्ड खुली हवा में, ताकि जो उसके पार्टिकल पूरी तरह से वेदर्ड हो जाएं, ठीक है, और अलग अलग हो जाएं बेसिकली। इसके बाद क्या होता है? ब्लेंडिंग को ही अपन नीडिंग भी बोलते हैं, KNEADING नीडिंग, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं? इस प्रोसेस में कुछ मिनरल्स अगर नहीं है, ठीक है, कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो उसको बाहर से ऐड करते हैं ब्लेंडिंग के प्रोसेस के अंदर। देन इसके बाद क्या आता है आपका टेम्परिंग। टेम्परिंग के अंदर वही होती है, इसको गूंथना कहते हैं टेम्परिंग को, ठीक है। दोनों तरह से, या तो अपने सुंदर पैरों से गूंथ सकते हो आप इसको, सुंदर पैरों से, ठीक है, कचर कचर के, या दूसरी चीज़ अपन इसमें पग मिल यूज करते हैं, पग मिल में डाल करके कर लेते हैं, जिसको एक प्रोसेस क्या बोलते हैं अपन? पगिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं? पगिंग। इसके बाद क्या होता है? जब आपको मिट्टी मिल जाए तो आप इसको मोल्ड करते हैं, डिजायर्ड शेप में डाल देते हैं मोल्ड के अंदर मिट्टी भर के, फिर आप इसको सुखा देते हैं, फिर इसको आप क्या कर लेते हैं? बर्न कर लेते हैं। बर्न 2 तरह से की जाती है, एक किल्न में और दूसरा क्लैंप में, ठीक है, क्लैंप में बर्निंग हो जाती है इनकी। देन इसके बाद क्या होता है आपका? ब्रिक, ठीक है, फाइनली आपको यहाँ पास क्या मिल जाती है? ब्रिक, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नॉमिनल, जहाँ पे नॉमिनल बढ़ रहा है ना, आपको वहाँ पे 20 10 × 10 ही लगाना है, ठीक है। जहाँ पे स्टैंडर्ड साइज है वहाँ पास नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? 20 × 10 × 10। अगर मॉडुलर साइज पूछे तो वहाँ पास फिर 19 × 9 × 9 लगाना है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच विंग इज बर्न्ड इन हॉफमैन्स किल्न ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इसमें किसको अपन हॉफमैन किल्स में किसको बर्न करते हैं? तो सीरीज बात ब्रिक में करते हैं। देखो किल्न बेसिकली 3 प्रकार की होती है, ठीक है, किल्न भी आपकी 3 प्रकार की होती है। किल्न मैंने बात की ना, किल्न के अंदर और क्रैम्प के अंदर। तो जो किल्न होती है किल्न बेसिकली 2 प्रकार की, एक होती है इंटरमीडिएट किल्न और एक होती है आपकी कंटिन्यूअस किल्न। ये मैंने पढ़ाया हुआ है अपन जब माइंड में पढ़ रहे थे तब, ठीक है, तो उसको अगर नहीं देखा तो जाइए देखिए। तो कंटिन्यूअस किल्न, अभी जो कंटिन्यूअस किल्न होती है ये बेसिकली 3 टाइप की होती है, ठीक है, बेसिकली 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी बुल ट्रेंच किल्न। कंटिन्यूअस किल्न 3 टाइप की होती है, पहली होती है आपकी बुल ट्रेंच किल्न, ठीक है, बुल ट्रेंच किल्न। दूसरी क्या होती है आपकी? हॉफमैन किल्न, ठीक है, हॉफमैन्स किल्न। और तीसरा होता है आपका टनल किल्न, ठीक है, टनल
किल्न। तो अगली बार इस बार हॉफमैन से आया तो अगली बार बुल ट्रेन से आ सकता है या कि टनल से आ जाता है। इंडिया में पूछे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से यूज़ करते हैं, तो इंडिया में अपन यूज़ करते हैं बुल ट्रेंच, ठीक है, भट्टा जिसको बोलते हैं बुल ट्रेंच। ये कई शेप का होता है, जैसे ओवल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ज़मीन में गड्ढा खोद के बनाया जाता है इसको, ठीक है। तो इस तरह से करके आपका और है बस। हाँ, ब्रिक चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई 2004 से लेकर 2018 तक बहुत ही शानदार तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि मैंने इस सब्जेक्ट इस टॉपिक के सबसे पहले इसका माइंड मैप समझाया है, ठीक है। आपको माइंड मैप बहुत ही शानदार तरीके से समझाया, पूरे सब्जेक्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट बहुत ही कम टाइम के अंदर, आधे घंटे के अंदर पूरे चैप्टर ही खत्म कर दिया है, ठीक है, बहुत ही वो भी शानदार तरीके से, ठीक है। तो और पहला तो माइंड मैप समझाया, फिर इसके बाद 2 लेक्चर के अंदर इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड। तो आप ये तीनों लेक्चर देखिए। कल अपन पढ़ेंगे कोई दूसरा टॉपिक, सीमेंट पढ़ेंगे, सीमेंट, लाइम और मोटार, ठीक है। उसके अंदर पहले इसका कल सुबह सुबह एक लेक्चर आएगा, ठीक है, पर डे आपको सुबह 9 बजे, ठीक है, 9 से लेकर 10 के बीच में पहला लेक्चर मिल जाता है। इसके बाद दोपहर में 2 बजे, फिर एक बार शाम को 4 बजे, 3 लेक्चर आपको पर डे मिल रहे हैं। बस आप इनको टाइम निकाल के देखते रहिए। हर लेक्चर 30 मिनट का ही होता है, मतलब आपके सिर्फ कितने 1.5 घंटे जा रहे हैं, और 1.5 घंटे में आपको पता है 5 से 7 घंटे की मेहनत मिल रही है 1.5 घंटे के अंदर, तो आपको इसको निश्चित फ़ायदा उठाना चाहिए, ओके। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए यार। आप लोग, आपको जैसा भी लगता है आप बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका रिव्यू मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। अगर मेरे को कुछ सुधार करना है तो मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, है ना। तो आप लोग बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।